हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इफ़को एजीटी मेंस मॉक प्रैक्टिस सेशंस के अंदर। अभी तक हमने 5 सेशंस कवर कर लिए हैं। आज हमारा 6वां सेशन होने जा रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका, विच प्रोसेस इन प्लांट्स इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। प्लांट के अंदर वह कौन सी कन्वर्जन प्रोसेस है जिसमें सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और प्लांट्स एनर्जी गेन करते हैं। यानी कि प्लांट्स जो होते हैं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके एनर्जी गेन करने का प्रोसेस होता है। इसके अंदर क्या होता है, प्लांट एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और एनवायरनमेंट में CO2 को रिलीज़ करते हैं। इसमें कहीं भी सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्जन नहीं होता है। अगला ऑप्शन है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्लांट की एक लीफ है, लीफ के ऊपर क्या होगा, सनलाइट गिरेगी। जैसे मान लीजिए ये सन है, सनलाइट के गिरने से क्या होगा, लीफ के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल कंपाउंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब हो गया सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना। किससे करते हैं, CO2 और H2O, इससे क्या बनता है, ग्लूकोज, या फिर C6H12O6, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी का यूज़ भी हो रहा है जो क्लोरोफिल यूज़ कर रहा है, और CO2 और हाइड्रोजन के मिलने से क्या जो हाइड्रोजन नहीं सॉरी H2O, CO2 और H2O की वजह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो केमिकल चेंजेस भी आ रहे हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ट्रांसपिरेशन, इसका आंसर क्यों नहीं है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, एक सिंपल सी प्रोसेस होती है वाटर लॉस की लीफ के द्वारा। यानी कि ये लीफ सरफेस आपका, इससे क्या होगा, इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है, जो वाटर है वेपर की फॉर्म में एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ किया जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है प्लांट को, ये एक इसको नेसेसरी इविल कहा जाता है। फिजियोलॉजी के अंदर प्लांट की नेसेसरी इविल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें वाटर का लॉस हो रहा है, वाटर लॉस। इससे प्लांट को फ़ायदा क्यों है, ये नेसेसरी इवल होते हुए भी प्लांट इसको क्यों करता है, ताकि प्लांट का जो है टेम्परेचर मेंटेन रहे। टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए, इसलिए ये इसमें भी कहीं पर भी आपका सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन नहीं हो रहा है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा, गलत होगा। अगला ऑप्शन था नाइट्रोजन का फिक्सेशन। नाइट्रोजन के फिक्सेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है अपटेक करने के लिए प्लांट के द्वारा। तो इसमें भी सोलर एनर्जी का कहीं भी यूज़ नहीं होता है केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन के लिए। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। इस तरह से आपका सेकंड आंसर करेक्ट है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। What is the primary role of leguminous crops in soil fertility? सॉइल की फर्टिलिटी मैनेजमेंट के अंदर लेग्यूम प्लांट्स जो होती हैं या लेग्यूम क्रॉप होती हैं उनका क्या रोल होता है। पहला ऑप्शन है इंक्रीज सॉइल सैलिनिटी, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, या फिर एनहांस सॉइल इरोजन, या रिड्यूस ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि जो लेग्यूम प्लांट होते हैं ना, लेग्यूम क्रॉप जो होती हैं वो सॉइल के अंदर किस तरह से फर्टिलिटी को मैनेज करते हैं। सॉइल की सैलिनिटी बढ़ाकर, सैलिनिटी को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसका फिक्सेशन करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं लेग्यूम प्लांट्स, इसमें क्या होता है आपका, जैसे आपकी रूट्स हैं प्लांट्स की, तो रूट्स में क्या होगा, नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। नोड्यूल का फॉर्मेशन होने से क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होते हैं यहाँ पर नोड्यूल का फॉर्मेशन करवाते हैं, जिसमें लैग हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो रेड कलर का होता है, जो ऑक्सीजन के बैलेंसिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें आयरन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर का रोल प्ले करता है।
अब जैसे मान लीजिए राइजोबियम है यहाँ पर बैक्टीरिया, वो क्या करेगा, नाइट्रोजन को अपटेक वाले फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट को प्रोवाइड करेगा और प्लांट इसको अपटेक करके लीव्स तक लेके जाएगा। इस तरह से लेग्यूम क्रॉप क्या होती हैं, अपने लीव्स के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाती हैं। ऐसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होने की वजह से सॉइल के अंदर अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है और जो अगली सोइंग जब करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी लेग्यूम क्रॉप है, आगे सीरियल्स कोई भी लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, ये नाइट्रोजन यूज हो जाएगी। तो सीरियल जैसे एग्जॉस्टिव क्रॉप होती हैं जो न्यूट्रिएंट के अपटेक को बढ़ाकर मतलब कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को कम करती हैं, इसलिए एग्जॉस्टिव क्रॉप कहते हैं। इनके बैलेंसिंग के लिए लेग्यूम क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाता है। इसी तरह से क्रॉप रोटेशन में भी यही सीक्वेंस रखा जाता है, एक बार लेग्यूम क्रॉप उसके बाद सीरियल क्रॉप, इसलिए आपका यह ऑप्शन सही होगा। सॉइल इरोजन को एनहांस नहीं करता है और ऑर्गेनिक मैटर को भी रिड्यूस नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, वाई इज क्रॉप रोटेशन कंसिडर्ड एन इफेक्टिव प्रैक्टिस इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अभी हमने डिस्कस किया है इस क्वेश्चन को कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप रोटेशन क्या इंपॉर्टेंस है, वही कॉन्सेप्ट है इसमें भी। पहला ऑप्शन है प्रमोट करता है पेस्ट के बिल्डअप को, पेस्ट का बिल्डअप होगा तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कैसे इफेक्टिव हो सकता है, ऑप्शन गलत होगा। इट मेंटेन्स सॉइल न्यूट्रिएंट बैलेंस, सॉइल न्यूट्रिएंट बैलेंस को बनाए रखता है, बिल्कुल सही जवाब है। अभी हमने देखा था कि लेग्यूमिनस जो भी क्रॉप होती हैं वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को सॉइल के अंदर इंक्रीज कर देती हैं। अगला ऑप्शन है इंक्रीज वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग को बढ़ा देती हैं, कोई मतलब नहीं है। एनकरेज मोनोकल्चर, मोनोकल्चर का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन रीजन फॉर अप्लाइंग जिप्सम टू सोडिक सॉइल। जो सोडिक सॉइल होती हैं उनके रिक्लेमेशन के लिए जिप्सम का यूज़ किया जाता है। पूछा जा रहा है कि इसका मेन रीज़न क्या होता है। टू इंक्रीज सॉइल पीएच, सॉइल की पीएच को बढ़ाने के लिए या रिप्लेस करने के लिए सोडियम विद कैल्शियम, सोडियम को कैल्शियम से रिप्लेस करने के लिए, या फिर रिड्यूस सॉइल एरिएशन, सॉइल के एरिएशन को कम करने के लिए, प्रमोट करने के लिए वीड की ग्रोथ को। तो जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट को ही जिप्सम कहते हैं, CaSO4.2H2। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, CaSO4.2H2। इसलिए कैल्शियम जब इसमें अप्लाई होगा सॉइल के अंदर, जैसे मान लीजिए सॉइल है और ये क्ले पार्टिकल है आपका, क्ले पार्टिकल क्या रखता है, नेगेटिव चार्ज रखता है, तो ये इसका नेगेटिव चार्ज हो गया। इस पर क्या होता है, सोडियम अटैच्ड रहते हैं, सोडियम पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और सोडियम को बाइंड रखता है। इसलिए कैसी कंडीशन बनती है इसकी, डिफ्लोकुलेशन ज़्यादा होता है, यानी कि फ्लोकुलेशन कम होता है, डिफ्लोकुलेशन ज़्यादा होता है, यानी कि क्ले पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे से दूर जाते हैं और सॉइल की स्ट्रक्चर क्या होती है, खराब हो जाती है, सॉइल स्ट्रक्चर खराब हो जाती है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर कैल्शियम आता है, कैल्शियम सोडियम को रिप्लेस कर देता है। इसलिए क्या होता है, जैसे ही कैल्शियम आएगा सोडियम को यहाँ से निकाल देगा और इसकी जगह क्या हो जाएगा, कैल्शियम बाइंड हो जाएगा। यह क्ले का पार्टिकल हो गया, यहाँ पर अब क्या जुड़ जाएगा, कैल्शियम जुड़ जाएगा। कैल्शियम के जुड़ने से क्या होगा, फ्लोकुलेशन होगा, सॉइल की स्ट्रक्चर वापस से मेंटेन होगी और एक पर्टिकुलर अच्छी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और न्यूट्रिएंट की होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सब भी बढ़ जाएंगे। तो फाइनली प्रोडक्टिविटी बढ़ने से यील्ड भी इंक्रीज होगी। इसलिए जिप्सम को सोडिक सॉइल में अप्लाई किया जाता है। अब आप ऑप्शंस देख लीजिए, सॉइल की पीएच को इंक्रीज कर रहा है, कहीं भी सॉइल की पीएच को इंक्रीज नहीं किया जा रहा है, हालांकि स्लाइटली डिक्रीज और होती है पीएच। इसके अलावा आपका ऑप्शन था, ये तो सही है ही, टू रिड्यूस सॉइल एरिएशन, सॉइल का एरिएशन को कम करना। जब सॉइल की स्ट्रक्चर अच्छे से मेंटेन हो पाएगी तो सॉइल का एरिएशन इंक्रीज होगा, ना कि डिक्रीज होगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। प्रमोट करता है वीड की ग्रोथ को, वीड की ग्रोथ कहीं से भी प्रमोट नहीं होगी, जिप्सम कहीं से भी वीड को प्रमोट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, विच बायोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट्स इज मोस्ट अफेक्टेड बाय
वाटर डेफिशिएंसी, यानी कि कौन सा बायोलॉजिकल प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर जो मोस्ट अफेक्टेड होता है वाटर की कमी से। फोटोसिंथेसिस, या फिर जर्मिनेशन, या फिर नाइट्रोजन का फिक्सेशन, या रेस्पिरेशन। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ही टिपिकल टाइप के होते हैं। ऐसा देखने में लगता है कि सभी ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, तो यही क्वेश्चन होते हैं जो रैंक डिसाइड करते हैं, आपका सिलेक्शन इंश्योर करते हैं। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में देना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वाई इज इंटरक्रॉपिंग प्रिफर्ड ओवर मोनोक्रॉपिंग इन सर्टेन एग्रो इकोसिस्टम, यानी कि एक सर्टेन यानी कि फिक्स इकोसिस्टम के अंदर क्या कर रहा है कि इंटरक्रॉपिंग को प्रीफर किया जाता है मोनोक्रॉपिंग की बजाय। ऐसा क्यों किया जाता है? इट रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कम करता है। ऑप्टिमाइज लैंड एंड रिसोर्सेज यूज, रिसोर्सेज का यूज होता है उसको ऑप्टिमाइज करता है। इंक्रीज पेस्ट इंसिडेंस, पेस्ट के अटैक को इंक्रीज करता है। डिप्लीट सोइल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की लीचिंग करवाता है। तो मोनोकल्चर से क्या होता है? मोनोकल्चर से एक ही एक क्रॉप को बार बार एक लैंड पे ऊपर ग्रो किया जाता है। इससे क्या होगा? सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? जैसे मान लीजिए क्रॉप रोटेशन करके अलग अलग क्रॉप लगा रहे हैं, पहले लेग्यूम क्रॉप लगाया, फिर सीरियल्स लगाया, फिर से लेग्यूम लगाया। इससे क्या होगा? लेग्यूम क्रॉप मेंटेनेंस करती है सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट का। लेकिन मोनोकल्चर में जैसे कहीं का क्रॉपिंग सिस्टम ऐसा है, राइस 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 लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा? सोइल के अंदर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। बार बार अपटेक करते जा रहे हैं लेकिन वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होगा? जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होने से प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो क्यों किया जाता है इंटरक्रॉपिंग? ताकि न्यूट्रिएंट्स का ऑप्टिमाइजेशन किया जा सके, यानी कि ऑप्टिमाइज लैंड एंड रिसोर्सेज यूज आपका करेक्ट आंसर होगा। रिड्यूस करता है बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी इंटरक्रॉपिंग करने से बढ़ती है, ना कि रिड्यूस होती है। इंक्रीज पेस्ट इंसिडेंस, पेस्ट का इंसिडेंस अगर एक ही एक क्रॉप को बार बार लगा रहे हैं तो उस पेस्ट का सस्टेनेबिलिटी बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसका लाइफ साइकिल ब्रेक नहीं हो पा रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई कॉटन क्रॉप लगाया और अगली बार ऐसी कोई क्रॉप लगाया जो कॉटन के ऊपर सर्वाइव करने वाले पेस्ट उस पर सर्वाइव नहीं कर पाते हों, दूसरी क्रॉप लगा दी तो उसका साइकिल ब्रेक हो जाएगा। फिर जब अगली बार फिर से आप कॉटन का लगाओगे क्रॉप, तो इसमें क्या होगा? पेस्ट का इंसिडेंस इस क्रॉप की तुलना में आपका रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। डिप्लीट करता है सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को। सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को इन्हांस करता है, ना कि डिप्लीट करता है, क्योंकि जैसे लेग्यूम फिर सीरियल्स लगाया तो लेग्यूम क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट लीव्स? प्लांट की लीव्स के अंदर स्टोमेटा का प्राइमरी रोल क्या होता है? न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करना, गैसियस एक्सचेंज करना, या फिर वाटर स्टोरेज करना, या फोटोसिंथेसिस करना। ये एक प्लांट है और इसमें ये लीफ है आपकी। लीफ के अंदर क्या पाए जाते हैं? अपर सरफेस और लोअर सरफेस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा देखें तो दो तरीके से काम करते हैं, एक तो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, इसके साथ में ही ट्रांसपीरेशन का भी काम करते हैं। ट्रांसपीरेशन से जो सरफेस होती है प्लांट की लीफ सरफेस, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ प्रॉपर चलती रहती हैं। इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा एनवायरनमेंट से CO2 और O2 का एक्सचेंज करते रहते हैं। तो न्यूट्रिएंट का ऑब्जर्प्शन सिर्फ रूट्स से होता है, ये गलत हो जाएगा। गैसियस एक्सचेंज सही हो जाएगा। वाटर का स्टोरेज, स्टोमेटा में स्टोरेज की कोई फैसिलिटी नहीं पाई जाती है, तो ये भी गलत हो गया। फोटोसिंथेसिस आपका लीफ करता है, लीफ के अंदर भी क्लोरोफिल करता है, स्टोमेटा का भी कोई रोल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, वाई डज एक्सेसिव नाइट्रोजन एप्लीकेशन लीड टू लॉजिंग इन सीरियल क्रॉप्स? सीरियल क्रॉप्स के अंदर एक्सेसिव नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करने से लॉजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। लॉजिंग का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है तो वो नीचे गिर जाता है, ये लॉजिंग की प्रोसेस कहलाती है। तो ये क्यों होती है? इट वीकन्स स्टेम ड्यू टू रैपिड ग्रोथ, पहला ऑप्शन है। दूसरा है स्ट्रेंथन रूट एक्सेसिवली, रूट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देता है, फिर तो लॉजिंग होगी ही नहीं। अगर किसी का नींव मजबूत होगा तो क्यों गिरेगा? तो रूट्स का स्ट्रॉन्ग होना तो कहीं से सेंस नहीं बनता है।
रिड्यूस करता है लीफ का साइज़ या फिर एनहांस करता है ग्रेन की क्वालिटी को। क्या होता है देखिए, एक्चुअली ये कोई प्लांट है तो इसके अंदर नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे तो इसका क्या होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है। वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाता है। इससे क्या होगा, प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगी तो प्लांट ज़्यादा हाइट गेन करेगा। इसके साथ ही इसमें जो बायोमास है वो भी बढ़ जाएगा, यानी कि बायोमास इंक्रीज हो जाएगा। अब बायोमास इंक्रीज होने के कारण ये रूट्स इसका वेट संभाल नहीं पाएंगी, इसलिए क्या हो जाता है, ये गिर जाता है, यानी कि लोजिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है, आपके ऑप्शंस देख लीजिए। स्टेम को वीक कर देता है ड्यू टू रैपिड ग्रोथ, ये एकदम सही है। स्ट्रेंथन रूट एक्सेसिवली, ये गलत था। रिड्यूस लीफ साइज, लीफ का साइज इंक्रीज होता है नाइट्रोजन के एप्लीकेशन से, रिड्यूस नहीं होता है। एनहांस करता है ग्रेन की क्वालिटी, ग्रेन तो बनने ही नहीं देता है। वेजिटेटिव ग्रोथ को फोकस करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ को इंक्रीज करता है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को कम करता है एक्सेसिव नाइट्रोजन के एप्लीकेशन से। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। विच सॉइल प्रॉपर्टी इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर डिटरमाइनिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कौन सी प्रॉपर्टी है जो मोस्ट क्रिटिकल होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए। सॉइल का स्ट्रक्चर, सॉइल का कलर, या सॉइल का पीएच, या सॉइल टेम्परेचर। इसमें आप देखिए, सॉइल टेक्सचर मतलब सॉइल के टेक्सचर का मतलब क्या हो गया कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है, क्या सॉइल है जो सैंडी है या फिर क्लेई है या फिर लोमी है, सैंडी लोम है, इस तरह से कौन सा टेक्सचर उसका वो डिसाइड करेगा। या फिर सॉइल का कलर, सॉइल का कलर होने से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का कोई रिलेशन नहीं है। सॉइल की पीएच ज़्यादा या कम होने से अफेक्ट नहीं पड़ता है, इससे अफेक्ट पड़ता है सिर्फ न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी पर, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। क्यों पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए आपका पीएच स्केल है 0 से 14 तक, ये न्यूट्रल पीएच हो गया। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल पीएच पर अवेलेबल होते हैं, कुछ एसिडिक मीडियम पर अवेलेबल होते हैं, और कुछ होते हैं जो बेसिक मीडियम पर अवेलेबल होते हैं। जिस तरह से पीएच चेंज होती जाएगी वैसे ही न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी भी चेंज होती जाएगी। जनरली क्या होता है, लोअर पीएच या एसिडिक पीएच पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है और हायर पीएच पर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और सॉइल के टेम्परेचर में कोई इतना इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को डिस्टर्ब नहीं करता है। इससे क्या होता है, टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए सॉइल सरफेस है, सॉइल सरफेस पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सनलाइट यहाँ पर गिरेगी तो इससे क्या होगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सॉइल की स्ट्रक्चर, यानी कि जैसे कि सैंडी सॉइल है एक तरह से, सैंडी सॉइल में क्या होता है, जो सॉइल के पार्टिकल हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, यानी कि इसमें मैक्रोपोर ज़्यादा होते हैं। अब पोर स्पेस ज़्यादा, मतलब पोर मैक्रोपोर ज़्यादा होंगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और नीचे चला जाएगा, तो वाटर होल्ड नहीं कर पाएगा। क्ले पार्टिकल में क्या होता है, पोरस होती है, यानी कि इसमें माइक्रोपोर ज़्यादा होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये सॉइल के पार्टिकल हो गए, क्ले पार्टिकल, इनके अंदर वाटर क्या हो जाता है, होल्ड हो जाता है, तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सॉइल टेक्सचर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग बायो फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर की तुलना में बायो फर्टिलाइजर को यूज़ करने का मेन एडवांटेज क्या है। पहला ऑप्शन है इमीडिएट न्यूट्रिएंट रिलीज, बायो फर्टिलाइज़र इमीडिएट न्यूट्रिएंट को रिलीज़ कर देते हैं, या एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं सस्टेनेबल न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए, या हायर कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, या इंक्रीज सॉइल सैलिनिटी को इंक्रीज़ करते हैं। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाना, केमिकल फर्टिलाइज़र को अवॉइड करना। क्यों, जैसे पहला ऑप्शन है इमीडिएट न्यूट्रिएंट को रिलीज़ कर देना। जो भी बायो फर्टिलाइज़र होते हैं वो स्लोली रिलीज़ करते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट को स्लोली रिलीज़ करते हैं सॉइल के अंदर, स्लो रिलीज।
इससे क्या होगा, सोइल के अंदर लंबे समय तक न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बनी रहती है, तो बार बार फर्टिलाइज़र को एप्लीकेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथ में ही अगर केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपको 100 kg यूरिया का यूज़ करना है, तो अगर आपने एक साथ यूज़ कर दिया तो वो क्या होगा, लीचिंग के द्वारा सोइल में अंडरग्राउंड में चला जाएगा। इससे दो नुकसान होंगे आपका, एक तो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी प्लांट को प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, दूसरा ये होगा लीचिंग होकर नीचे ग्राउंड वाटर में जाने से ग्राउंड वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा। तो इसके लिए हम बचने के लिए क्या करते हैं, स्प्लिट डोज में नाइट्रोजन या फिर फर्टिलाइज़र हैं उसका एप्लीकेशन करते हैं। स्प्लिट डोज, इसका मतलब ऐसे हुआ, जैसे मान लीजिए आपने पहले 40 kg का एप्लीकेशन कर दिया, दूसरे राउंड में भी 40 कर दिया, लास्ट में 20 kg कर दिया, तो आपका 100 kg फर्टिलाइज़र भी यूज़ हो गया और प्लांट को उतना टाइम भी मिल गया। जब तक 40 kg का यूटिलाइजेशन होगा तब फिर दोबारा से अपन फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर देंगे, उसके बाद फिर से अप्लाई कर देंगे। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम, बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, वो स्लो रिलीज़ करते हैं, जिससे प्लांट को पूरा टाइम मिल पाता है न्यूट्रिएंट को अपटेक करने के लिए। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल न्यूट्रिएंट सप्लाई, ये आपका सही आंसर होगा। अभी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया। हायर कॉस्ट इफेक्टिव और इंक्रीज सॉइल सैलिनिटी, इनका कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज सीड ट्रीटमेंट एसेंशियल बिफोर सोइंग। सोइंग से पहले सीड का ट्रीटमेंट करना क्यों एसेंशियल होता है। इंक्रीज सीड साइज, सीड की साइज़ को इंक्रीज करता है, सीड का साइज इंक्रीज नहीं होता है, ऑप्शन गलत है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट सीड बोर्न पैथोजन, सीड बोर्न पैथोजन से बचने के लिए। रिड्यूस जर्मिनेशन रेट, सीड जर्मिनेशन की रेट को डिक्रीज करने के लिए, या फिर एनहांस सीड कलर, सीड कलर को इन्हांस करने के लिए। तो सीड ट्रीटमेंट जैसे करते हैं, थिरान से कर दिया, कैप्टान से कर दिया, इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका सीड है, इस पर कोई भी पैथोजन या इंसेक्ट लगे होते हैं, इनको रिमूव करने के लिए, डिसइंफेक्शन करने के लिए सीड का ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि फसल के अंदर कोई भी बीमारी नहीं लगे। तो इसका आपका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ मल्चिंग इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में मल्चिंग का प्राइमरी पर्पज क्या होता है। पहला ऑप्शन है टू इंक्रीज सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को इंक्रीज करना, यानी कि सॉइल है उसके पार्टिकल डिटेच होकर यहाँ से मूव कर जाएंगे। टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर एंड सप्रेस वीड्स, यानी कि सॉइल के मॉइस्चर को कंजर्व करना और वीड को सप्रेस करना। टू प्रमोट पेस्ट प्रोलिफरेशन, पेस्ट का यानी कि ज़्यादा अटैक करवाने के लिए सॉइल की मल्चिंग की जाती है। या फिर रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। सॉइल मल्चिंग में क्या होता है, बेसिकली जैसे सॉइल सरफेस है, इसके ऊपर क्या होता है, स्ट्रो वगैरह ऐसे कुछ डाल दिया, यानी कि मल्चिंग कर दिया। मल्चिंग कई तरीके से की जाती है, जैसे सॉइल मल्च कर दिया, या फिर स्ट्रो के द्वारा कर दिया, पॉलीथीन के द्वारा कर दिया, कैसे भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सॉइल सरफेस ढक जाएगी। तो जैसे डायरेक्ट सनलाइट गिरेगी तो एक तो इवेपोरेशन नहीं होगा, यानी कि इवेपोरेशन नहीं होगा तो सॉइल के अंदर मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा बनी रहेगी, मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, पहला फ़ायदा। दूसरा ऐसा है कि सॉइल सरफेस पूरी कवर्ड है, तो इससे क्या होगा, वीड का कोई सीड यहाँ पर अगर पड़ा है तो वो जर्मिनेट होकर बाहर नहीं आ पाएगा। तो इससे क्या होगा, वीड की ग्रोथ भी डिक्रीज होगी, वीड ग्रोथ कम होगी। इसके अलावा वीड भी बाहर नहीं आ रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई पेस्ट है स्पेसिफिक वीड पर ग्रोथ कर रहा है, तो पेस्ट का इन्फेस्टेशन भी क्या होगा, कम होगा। इसके साथ में जो स्ट्रो वगैरह है, ये एक तरह से क्या है, इसमें जब डिकम्पोजिशन होगा इसका, तो इससे क्या होगा, ये न्यूट्रिएंट रिलीज करेंगे, तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी, तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। तो पहला और इसके अलावा जो सॉइल मल्च होगा वो क्या करता है, सॉइल की इरोजन को भी रिड्यूस करता है, यानी कि कम करता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड है सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करना और सप्रेस करता है वीड की ग्रोथ को, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच प्लांट हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन, सेल के इलोंगेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं। एक बार अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एक बार अच्छे से स्टडी करना और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन है, वाई इज ड्रिप इरिगेशन कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट देन फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन की तुलना में ड्रिप इरिगेशन को मोर एफिशिएंट माना गया है, ऐसा क्यों। इट रिड्यूस वाटर वेस्टेज, वाटर के वेस्टेज को कम करता है, या फिर प्रमोट करता है सॉइल की इरोजन को, इंक्रीज करता है वीड ग्रोथ को, या फिर रिक्वायर मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन इजराइल से लाया गया कॉन्सेप्ट था। इसमें जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट्स के अंदर ही पाइप और मतलब पाइप बिछा दिए जाते हैं। यहाँ पर प्लांट की रूट के अंदर ही वाटर का एप्लीकेशन होता है। तो जैसे एक प्लांट यहाँ है, एक प्लांट यहाँ है, रूट्स के अंदर अप्लाई करने का क्या फ़ायदा होगा, ये वाला जो सर बीच में स्पेस बचा, यहाँ पर वाटर का एप्लीकेशन नहीं करने पड़ेगा, तो वाटर की सेविंग होती है। दूसरी बात ये है, वाटर की एप्लीकेशन हम प्लांट की रूट्स में कर रहे हैं तो यूटिलाइज अच्छे से कर पाएगा, तो उससे क्या होगा, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी इसकी। ऐसे इसकी अप्रोक्स 95% से लेकर 98% तक वाटर यूज एफिशिएंसी होती है, मैक्सिमम होती है। आपको बताना है कि सेकंड मोस्ट हाईएस्ट या वाटर यूज एफिशिएंसी किसकी होती है, वैसे सर्ज इरिगेशन की होती है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, वो पूछा जाता है। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, वाटर यानी कि रिड्यूस करता है वाटर वेस्टेज को, सॉइल इरोजन को प्रमोट नहीं करता है, वीड ग्रोथ को भी प्रमोट नहीं करता है। जब यहाँ पर वाटर अप्लाई नहीं हो रहा है तो यहाँ वाले वीड ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तो वीड ग्रोथ की ओवरऑल ग्रोथ कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन रीजन ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर का सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेशन से मेन रीजन क्या होता है, इंक्रीज करता है सॉइल की कॉम्पैक्शन को, या फिर इम्प्रूव करता है सॉइल की स्ट्रक्चर को और फर्टिलिटी को, रिड्यूस करता है वाटर रिटेंशन को, या प्रमोट करता है सॉइल सैलिनिटी को। इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए सॉइल सरफेस है, इसमें हमने ऑर्गेनिक मैटर को इनकॉर्पोरेट कर दिया, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को इसमें डाल दिया। अब क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर का क्या होगा, डीकम्पोजिशन होगा। ऑर्गेनिक मैटर के डीकम्पोजिशन से क्या होगा, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे। न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। उसके साथ ही ऑर्गेनिक मैटर के ऐड होने से क्या होता है, सॉइल की स्ट्रक्चर इंप्रूव होती है। स्ट्रक्चर इंप्रूव होने से क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है और इसके साथ ही पोरोसिटी इंक्रीज होती है। पोरोसिटी इंक्रीज होने की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है और सॉइल स्ट्रक्चर अच्छी बनती है। तो आप देख लीजिए ऑप्शंस, सॉइल का कॉम्पैक्शन बढ़ता है, पोरोसिटी बढ़ने से सॉइल का कॉम्पैक्शन कम होता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। इंप्रूव करता है सॉइल की स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी को, रिड्यूस करता है वाटर रिटेंशन को, वाटर रिटेंशन बढ़ाता है ना कि कम करता है, प्रमोट करता है सॉइल की सैलिनिटी को, सॉइल सैलिनिटी को इंक्रीज नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस क्रॉप। लेग्यूम क्रॉप के अंदर कौन सा जो है इनमें से नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस, सिम्बायोटिक बैक्टीरियल एक्टिविटी, या फिर ट्रांसपिरेशन या रिस्पिरेशन। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है आपका, इसका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है लेग्यूमिनस क्रॉप के अंदर। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। IPM क्या होता है, प्रीफर्ड ओवर केमिकल पेस्ट कंट्रोल, यानी कि केमिकल की द्वारा पेस्ट को कंट्रोल करने के बजाय इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को प्रीफर किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, इट रिलाइज सोलली ऑन पेस्टिसाइड्स, यानी कि
पूरी की तरह से पेस्टिसाइड पर डिपेंडेंट होता है या फिर कंबाइन करता है मल्टीपल कंट्रोल मेथड फॉर सस्टेनेबिलिटी, यानी कि बहुत सारे मेथड्स को मिलाकर अप्लाई किया जाता है फील्ड के अंदर जिससे सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है। या इंक्रीज़ करता है पेस्ट के रेजिस्टेंस को, पेस्ट के अंदर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करवा देता है। या एलिमिनेट करता है ऑल पेस्ट कम्प्लीटली, सभी पेस्ट को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देता है। तो बेसिकली आईपीएम में क्या होता है, जितने भी अपने पास अवेलेबल मेथड्स होते हैं उन सबको अप्लाई किया जाता है। तो आपका ऑप्शन तो कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड, मल्टीपल कंट्रोल मेथड का यूज़ किया जाता है। आईपीएम बेसिकली क्या होता है, डाइवर्स मेथड्स को यूज़ किया जाता है। जैसे कौन कौन से मेथड्स को यूज़ किया जा सकता है, जैसे प्रीडेटर को छोड़ दिया फील्ड के अंदर तो वो क्या करेगा, नेचुरल एनिमीज मतलब जो भी हैं क्रॉप के अंदर उनको ख़त्म कर देगा। या फिर क्रॉप रोटेशन करवा सकते हैं, क्रॉप रोटेशन हो गया। या फिर कोई पेस्टिसाइड यूज़ कर लिया, इनका यूज़ करना क्या होगा, आईपीएम के अंडर में आता है। अब पहला ऑप्शन था आपका सोली डिपेंडेंट मतलब ऑन पेस्टिसाइड, ओनली पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं होता है, इसके अलावा प्रीडेटर और क्रॉप रोटेशन और बहुत सारे मेथड्स होते हैं। थर्ड ऑप्शन था इंक्रीज़ करता है पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए। पेस्ट रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि अपन डाइवर्सिफाइड मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फील्ड के अंदर एक पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे बार बार, तो वहाँ के जो भी पेस्ट होंगे उसके अंदर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन हम 2-3 तरीके से अलग अलग मेथड से पेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा, पेस्ट रेजिस्टेंस आने की संभावनाएं कम रहेंगी। अगला ऑप्शन आपका इसलिए गलत है क्योंकि एलिमिनेट करता है ऑल पेस्ट को कम्प्लीटली, सभी पेस्ट को कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जाता है, इसके अंदर इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जाता है जो कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल से कम लेवल पर रखा जाता है। पेस्ट प्रेजेंट रहता है जिससे क्या होता है, इनके ऊपर नेचुरल प्रेडेटर क्या होते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ माइक्रोराइजा इन प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के अंदर माइक्रोराइजा का क्या रोल होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना, इन्हांस करना न्यूट्रिएंट और वाटर अपटेक को, और फोटोसिंथेसिस करवाना, या पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस डेवलप करना। तो माइक्रोराइजा क्या होता है, माइक्रोराइजा जैसे लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या करता है, नाइट्रोजन के अपटेक को बढ़ाता है, नाइट्रोजन का अपटेक इंक्रीज करता है। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इन्हांस करता है न्यूट्रिएंट और वाटर अपटेक को। ज़रूरी नहीं है नाइट्रोजन, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं, वाटर अपटेक को इंक्रीज करवाते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड सही। पहला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि सिर्फ एक स्पेसिफिक दे दिया कि नाइट्रोजन का ही फिक्सेशन करवाएगा, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के लिए ही नहीं होता है। आपका फोटोसिंथेसिस, ये दोनों गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में इतना ही था। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले सेशन के अंदर ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए और मस्त रहिए।